तो वेलकम स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज द हिस्ट्री हम शुरू करेंगे आज। और आज का जो हिस्ट्री है वो पार्ट वन या वन में तो नहीं, टू या थ्री पार्ट्स में हम इस कवर करेंगे, जो कि दोनों एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, CM3 के लिए भी और जामिया मिल्लिया दोनों के लिए, नाइन्थ का एंट्रेंस के लिए। तो ये टॉपिक है वो आपका PYQ बेस्ड टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है। उसके हिसाब से ये नोट्स डिजाइन करके फिर आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, यानी एक तरह से PYQ का पूरा एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसके अलावा और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में यहाँ दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओए बातें नहीं, मना कर दिया ना एक बार। establishment of British rule in India, ठीक है। तो what are the establishment of British rule, how the British जो है ब्रिटिशर्स, एक बार में पिट के ही मानेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है वो किस तरह से इंडिया में अपना रूल स्टैबल किया उसको लेकर के। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि ब्रिटिश अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कब अराइव किया, अराइव का मतलब आना, अराइव का मतलब क्या होता है, आना। लिख लेना, इसमें नोट डाउन करते चलना, कुछ नेट डेट वगैरह जो है इसमें से कुछ भी। तो ब्रिटिशर एक ट्रेडर के नाम पे आए थे, किस नाम पे, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, क्या होता है, व्यापारी, ट्रेड करने आए थे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, 1600 में, 1600 बाय अ रॉयल चार्टर फ्रॉम, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उसका नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन। ये महारानी थी कहाँ की, इंग्लैंड की, कहाँ की, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आए थे। किस टाइम पे आए थे, मुगल्स के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे आए थे। यहाँ पे लिखा गया है देयर मेन एम वाज टू ट्रेड इन स्पाइस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो एंड टी। उनका जो मेन मकसद था वो क्या था, किसमें ट्रेड करना, बताओ। हाँ, उनका मेन मकसद था किस चीज का ट्रेड करना, स्पाइसेस का, सिल्क का, कॉटन का, इंडिगो का एंड टी का। टी का मतलब चाय का, ठीक है। तो 1615 में, 1600, ओए आवाज नहीं, सुन लो ध्यान से, पहले नोट डाउन किया, क्या नोट डाउन किया, कॉपी बंद है अभी तक तेरा। इतने सारे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, कौन सी कंपनी आई, किसके टाइम पे आई, उसको नोट डाउन करो शॉर्ट में। दूसरा, 1615 में सर, बोलो नहीं यहाँ पे, सर थॉमस रो obtained परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पेयर। तो जो ब्रिटिशर था जिसका नाम था सर सर थॉमस रो, उन्होंने क्या क्या, मुगल से क्या लिया, परमिशन लिया, ठीक है। और मुगल का एम्पेयर कौन था उस समय, जहांगीर था। टू ट्रेड एंड सेटअप फैक्ट्री, ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। मतलब एक तरह से ध्यान रखना कि जो ब्रिटिशर आए थे वो इंडिया में मुगल्स के टाइम पे आए थे, और उस समय मुगल्स में जो रूलर था वो जहांगीर था, और उस ब्रिटिशर का नाम क्या था, तो सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, ठीक है। द कंपनी स्टैब्लिश्ड फैक्ट्री इन सूरत। सबसे पहले जो कंपनी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की वो कहाँ की, सूरत में की। उसके बाद मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किया गया, सूरत में। नोट डाउन कर लो, इस तरह से नोट्स जो बना है। अब आया इनिशियली ट्रेडर्स। अब ये ट्रेडर्स थे, शुरुआत में क्या थे, व्यापार थे, लेकिन बाद में क्या बन गए, रूलर बन गए। बाद में क्या बने, रूलर, शासक, और हमें एक तरह से बंधक बना लिया, और फिर हमारे कंट्री पे उन्होंने रूल करना शुरू किया। और फाइनली 1947 में बहुत मुश्किल से उन लोग को जाना पड़ा, और हमारा कंट्री क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सोचो 1600 से लेकर के 1600 में एंट्री किया, ठीक है, और 1615 के आसपास से उसने अपना रूल स्टेबल करना शुरू कर दिया। आगे तो वॉर वगैरह भी होते हैं। अब जो पहला लड़ाई होता है 1757 में, पहला लड़ाई कौन सा है, 1757, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ प्लासी। याद रखना कि वेन वाज बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड, इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन जून, ये लिख लो, जून 23, 1757,
हाँ चलो आगे देखो। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉउट किसके बीच में हुआ था? तो 1757 में 23 जून 1757 में हुआ। सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि उसको लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल का नवाब था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय कौन लीड कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बोलना नहीं है इतना तेज में। दूसरा, मीर जफर मीर जफर बेट्रियार्ड सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल, मतलब एक तरह से उसको धोखा दिया था। किसको? मीर जाफर किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का, लेकिन इसी को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल करके ये बैटल को हरवा दिया था। किसने? मीर जफर ने। द ब्रिटिश वॉन एंड मेड मीर जफर द पपेट ऑफ नवाब, यानी कि एक तरह से मीर जफर को बंगाल का पपेट बना दिया गया। नवाब के नाम पे क्या बना था? पपेट, कठपुतली, यानी कि सारा काम कौन करेगा? ब्रिटिशर करेंगे, लेकिन जो फाइनल चेहरा होगा वो कौन होगा? मीर जफर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला जो बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला हार जाता है। किसके धोखेधड़ी से? तो मीर जफर की वजह से। और जीतता कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीतता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। लिख लेना डेट, किसके बीच हुआ और कौन जीता। इंपॉर्टेंस क्या है? मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, यानी कि अब से शुरू होता है ब्रिटिश का पॉलिटिकल रूल इंडिया के अंदर। उसे एक लड़ाई जीत गया तो उसका साहस क्या हो गया? बढ़ गया अब, कि अगला लड़ाई भी करेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि पहला लड़ाई जीतने के बाद दूसरा वॉर भी शुरू किया उसने। गेव द कंपनी कंट्रोल ओवर बंगाल वेल्थ, अब बंगाल में जो वेल्थ था, ठीक है, हाँ क्या हुआ बोलो। हेलो, जो बंगाल में वेल्थ था उसका यूटिलाइज करने लगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर कंट्रोल हो गया। स्ट्रेंथ ब्रिटिश मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर, अपने मिलिट्री को, ब्रिटिश मिलिट्री को वो बढ़ाना शुरू कर दिया और पॉलिटिकल पावर को भी एक्सपेंशन करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा लड़ाई होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा लड़ाई? बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर कहाँ है? तो बिहार में है। वैसा कहाँ है? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। कब हुआ था? 1764, 1764, ओए आवाज नहीं, 1764 में ये लड़ाई हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। और किसके बीच में हुआ था? ये ध्यान रखना है। तो मीर कासिम, नवाब कहाँ का? बंगाल का। सिराजुद्दौला कहाँ का? अवध। अवध क्या है? अवध अभी का यूपी है। अवध को क्या बोल रहे हैं? अभी का उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे? पहले अवध कहते थे। ठीक है, अवध का मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे शाह आलम टू, ये मुगल्स का रूलर। किसका रूलर? मुगल्स का। अब तीन लोग मिल गए। कौन? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू, ये तीनों मिल गए किसके खिलाफ लड़ने के लिए? हैं? ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर क्या होता है? जीत जाता है, बैटल जीतता है। किसके? जीत जाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो 1764 का वॉर भी कौन जीत रहा है? बैटल, तो एक तरह से ब्रिटिशर जीत गया। अब कंट्रोल इसका बढ़ गया। अब कंट्रोल क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। 1765 में शाह आलम टू ग्रांटेड द दीवानी राइट्स टू द कंपनी। अब ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करना। अभी भी टैक्स कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे टैक्स लेती है। जैसे तुम देखोगे, तुम कुछ भी खरीदो, सुबह से लेके शाम तक कुछ भी खरीद रहे हो, कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सब जगह टैक्स देना पड़ता है। एक छोटा कॉलगेट से लेकर के, टूथपेस्ट से लेकर के, मिल्क के पैकेट जीएसटी में आता है, उसमें 0%, अलग अलग जीएसटी लग रहे होते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ पे क्या था?
राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये एक तरह से दीवानी राइट्स बोलते थे, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड दीवानी राइट्स। और ये शाह आलम टू ग्रांटेड फ्रॉम दीवानी राइट्स टू द कंपनी, दे दिया गया। दिस गेव कंपनी फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे क्या था, कंपनी को फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब एक तरह से आर्थिक कंट्रोल, वित्तीय कंट्रोल मिल गया, किसको, ब्रिटिशर को मिल गया। किसका, इंडिया का जो कंट्रोल था, वित्तीय कंट्रोल किसको मिल गया, ब्रिटिशर को। क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ये एरिया को बढ़ा रहे थे, अपने एरिया को कैप्चर करना शुरू कर दिए थे थ्रू द वॉर। उन्होंने एक वॉर जीता, दूसरा वॉर भी जीत गया, और दूसरा वॉर जीतने के बाद उनके पास दीवानी राइट्स आ गया। कौन सा राइट्स आया, दीवानी राइट्स का मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट। और टैक्स कलेक्ट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इसके पास आर्मी को एक्सप्लोर करेंगे, आर्मी बढ़ाएंगे तो फिर और वॉर लड़ेंगे, और वॉर लड़ेंगे तो और एरिया कैप्चर करेंगे। इनका दिमाग में यही चल रहा था, किसका, ब्रिटिशर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी महात्मा गांधी पैदा भी नहीं हुए भाई, 1700 की बात चल रहा है। आगे 1869 में पैदा हुए थे। अभी चल के आ रहा है 1765, अभी 100 साल पीछे हम लोग अभी। ठीक है, अभी 100 साल पीछे। आगे बढ़ते हैं। डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब डबल गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे, अरे सुनो यार, शांति से बकवास बंद करो अपना। ठीक है, डबल गवर्नमेंट इन बंगाल इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। किसने स्टार्ट किया था डबल गवर्नमेंट, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द कंपनी कलेक्ट रेवेन्यू मतलब दीवानी, द नवाब लुक्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत इसको बोलते हैं, मतलब जो नवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा उसे बोलते हैं निजामत। क्या बोलते हैं, निजामत। कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू, कंपनी जब रेवेन्यू कलेक्ट करेगी उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, दीवानी। क्या बोलेंगे, दीवानी राइट्स कलेक्ट करना। और वो सारे रोल, हाँ आगे रिजल्ट क्या निकल के आया, कंपनी गेन वेल्थ विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा लीड टू करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या था, ब्रिटिशर बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे, करप्ट का मतलब भ्रष्टाचार हो गए थे, बहुत ज्यादा पैसा लूट रहे थे इंडियन से। ठीक है, और ये कहा जा रहा था कि जो ब्रिटिशर यहाँ इंडिया में आते हैं कंपनी रूल मतलब एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो यहाँ से अमीर बन के ही अपने कंट्री जाते थे। ठीक है, एक तरह से लॉटरी लग रही थी उनकी। आगे कॉज द बंगाल फेमाइन ऑफ 1770, जिसके वजह से बंगाल के अंदर में आर्थिक फेमाइन, फेमाइन का मतलब भूखमरी आया 1770 में। व्हेन मिलियंस डाइड, जिसके वजह से बहुत सारे मिलियंस लाखों लोग मारे गए थे। क्या हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, किसकी वजह से, भूखमरी की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया था बंगाल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल फेमाइन कब आया, 1770 में। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्या कर रहा था, अपना पावर को एक्सपैंड कर रहा था। ठीक है, अब तक कहाँ पहुंच गया, बंगाल पहुंच गया, बिहार पहुंच गया और उड़ीसा पहुंच गया। ये तीन एरिया था जो कैप्चर कर चुका था। बिहार बोलने का मतलब झारखंड भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर रूल यूजिंग डिफरेंट पॉलिसीज। अब कौन कौन से पॉलिसी उन्हें अपनाया था, तो फर्स्ट पॉलिसी था सब्सिडियरी सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। ये क्या होता है, 1798 में आया था, ध्यान रखना। किसके टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया 1798 में। क्या था इसमें, एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर स्टेट्स, ठीक है, पे फॉर देयर मेंटेनेंस एंड नॉट फॉर्म अलायंस विदाउट ब्रिटिश परमिशन। यानी कि सब्सिडी अलायंस के अंदर एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप इन देयर स्टेट, ब्रिटिश ट्रूप को अपने स्टेट में एक्सेप्ट करना होगा, ब्रिटिश के जो आर्मी है उनको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा, बगैर ब्रिटिश के मर्जी के, ठीक है, आप किसी के साथ भी अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपस में बातचीत मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं, इनका ये बोला सब्सिडी अलायंस के अंदर में। ठीक है, स्टेट लॉस इंडिपेंडेंस। इससे क्या हुआ, स्टेट जो था अपना जो वजूद था वो खो चुका था, मतलब अपना जो एक तरह से ये इंडिपेंडेंस था वो खो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश ने इंटरफेयर कर दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट था आपका इसी में सेकेंड पार्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या है, 1848 में आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था, 1848 में। ठीक है,
आगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, ठीक है, देयर स्टेट वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। इसने बोला कि अगर लॉर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या ये समझ लो, 1848 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर कोई राजा का, अगर कोई राजा का खुद का संतान नहीं है, ठीक है, अडॉप्टेड सन है, तो अगर वो आगे का जो जो उसका एरिया है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा? नहीं मिलेगा, मतलब वो किसको चलाएगा? ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। ये उन्होंने एक रूल लगाया जिसको बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इफ अ रूलर डाइड विदाउट नेचुरल हेयर द स्टेट वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। स्टेट अनेक्स सतारा, झांसी एंड नागपुर। सबसे पहले क्या किया गया? सतारा, नागपुर और झांसी को अनेक्स किया गया था यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटेड एंगर अमंग इंडियन रूलर, जिसके वजह से क्या हुआ? इंडियन रूलर में एक तरह से एंगर क्रिएट हो गया। एंगर का मतलब गुस्सा, और ये गुस्सा जाकर के 1857 में, 1857 का रिवोल्ट में निकला था। तो यहाँ तक बहुत बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी शुरू हुआ। डिक्लाइन का मतलब बोलो, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? हम्म, आगे, decline of Mughal emperor, decline of Mughal emperor. The Mughal emperor began declining after the death of Aurangzeb in 1707. 1707. Reason: weak successor, court conspiracy, ठीक है, इन्वेंशन, इन्वेंशन था नादिर शाह का। ओए नहीं पढ़ना, बाहर जा सीधा, बकवास कर रहा है फालतू का, नहीं पढ़ना, बाहर जाओ, बाहर जाओ, रोक नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ना है, सीधा बाहर जाओ। आगे, डिक्लाइन ऑफ, मैंने बोल दिया ना, जिसको नहीं पढ़ना है जाइए चुपचाप से बाहर चले जाओ। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर बिगेन डिक्लाइनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में। तब से मुगल का डिक्लाइन मतलब खात्मा होना शुरू होता है। रीजन क्या था? सक्सेसर वीक हो गया, मतलब जो लीड कर रहा था मुगल्स को वो कमजोर पड़ गया। कोर्ट कॉन्स्पेरेसी हो गया, बहुत सारे कोर्ट वगैरह के चक्कर पड़ना शुरू हो गए। इन्वेंशन था, नादिर शाह इन्वेड कर लिया इंडिया को, अहमद शाह अब्दाली इन्वेड कर लिया इंडिया को, मतलब एक तरह से कैप्चर करना शुरू कर दिया। राइज ऑफ रीजनल पावर, मराठा और सिख जो हैं, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, अंदरूनी पावर जो थे वो उभरना शुरू हो गए। अब मुगल इस तरह से क्या हो गया? वीक होना शुरू हो गया। लास्ट मुगल रूलर वाज, ठीक है, इस टाइम पे अभी जो है, लेकिन सबसे लास्ट मुगल जो रूलर था वो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। आगे आता है, अब वो शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसे? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो पूछ सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा जाता है? तो वॉर ऑफ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों हुआ? इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। याद रखना, 1857 का रिवोल्ट क्यों होता है? एक अफवाह उड़ा दिया जाता है कि हिंदुओं के अंदर में उनका धार्मिक चीज क्या है, धर्म को लेकर के अगर कोई चीज खिलाफ जाओगे तो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। अब जैसे मान लो कि अब एक पहले का जो कारतूस हुआ करता था वो चर्बी लगे होते थे, ठीक है। अब उसमें क्या था? हिंदुओं के लिए क्या है? गाय, और मुस्लिम के लिए दोनों का चर्बी मिक्स हुआ करता था। ये अफवाह था, सारी चीजें क्या थी एक तरह से, या रियलिटी भी था, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या हुआ कि ये अफवाह उड़ गया, लीडर्स थे, ठीक है, ग्रीस्ड कार्टिलेज बोला गया, ठीक है, कि वो यूज किया जा रहा है, ब्रिटिशर यूज कर रहे हैं, तो इससे लोगों को नफरत होना शुरू हुआ ब्रिटिश को लेकर के। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, ये सब लीडर जो थे वो इकट्ठा हुए और इनके खिलाफ लड़ना शुरू किए, ठीक है। तो यहां से याद रखना, द रिवोल्ट फेल्ड द इंडेड कंपनी रूल, ठीक है।
रिवोल्ट क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब एक तरह से इंडिया जीता नहीं था, ब्रिटिशर जीता था उस रिवोल्ट को, और कंपनी रूल का खात्मा शुरू हो गया। और वहां से शुरू होता है इंडिया एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी कि एक तरह से 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल क्या हो जाता है, खत्म होता है, और 1858 में कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड हो जाता है। और आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का एक एक्ट आता है, कानून आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको। द रूल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्रॉन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चला गया रूल, ब्रिटिश क्रॉन पे, वहां के रजवाड़ों के पास चला गया, ठीक है। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरे, और गवर्नर जनरल का जो टाइटल था वो वाइसरे के नाम से दिया गया। वाइसरे का मतलब यहाँ का जो एक प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है उस लेवल का पोस्ट बोलते हैं वाइसरे को। उस समय क्या बोला जाता था, गवर्नर जनरल, क्या बोलते थे उसको। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट कब मिला वाइसरे को, तो 1857 के बाद मिला, ठीक है। 1857 तक कौन रूल कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। उसके बाद 1858 में कौन शुरू हो गया, तो क्रॉन रूल। कौन सा रूल, क्रॉन रूल। आगे बहादुर शाह जफर, अब क्या आता है, बहादुर शाह जफर, लिख लो ध्यान से, वो यहाँ लिख लेना, और कल टेस्ट है तुम लोग का, टेस्ट है, ग्रुप में देख लेना। हाँ, लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, लिख लो इस चीज को, लास्ट मुगल एम्पायर कौन, बहादुर शाह जफर। हाँ, लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे, बहादुर शाह जफर। आफ्टर 1857 रिवोल्ट ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून म्यांमार। इधर ध्यान रखना ना, क्यों ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब करता है, नहीं पढ़ने का हम मत आया कर, सीधी सी बात है। आगे ध्यान दो, आफ्टर 1857 रिवोल्ट ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून, कहाँ भेज दिया गया उन्हें, रंगून, और रंगून कहाँ है, तो म्यांमार में, ठीक है। डाइड इन 1862, बहादुर शाह जफर कब मरे, 1862 में। तो लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ मुगल बहादुर शाह जफर, ध्यान रखना। आगे अब आता है दिल्ली बिकम कैपिटल, दिल्ली कब बना कैपिटल, तो 1911 में द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ध्यान रखना, पहले जो इंडिया कैपिटल था वो कहाँ था, कलकत्ता था, लेकिन 1911 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में, हाँ शिफ्ट कर दिया गया। दिस स्ट्रेंथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। आगे तो अभी तक हमने ये फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा, ये डेट याद रखना है, डेट में क्या है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 64 में बैटल ऑफ बक्सर, 65 में दीवानी राइट्स, 98 में सब्सिडी अलायंस, 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और इसमें क्या आया सबसे पहला स्टेट, सितारा, सतारा, ऐसे TARA, सतारा को एनेक्स किया गया था। 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 में, 1858 में क्रॉन रूल्स शुरुआत हुआ, और 1911 में दिल्ली बिकम द कैपिटल, फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली शिफ्ट किया गया। ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, वहां तक तो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक, रिवोल्ट ऑफ 1857 कब शुरू हुआ, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट डेट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिंस फ्रॉम मेरठ ऑन 10th May 1857। 10th May 1857 में शुरुआत हुआ, 10 मई 1857। अब रीजन क्या था, मैंने बताया था, इंडियन सोल्जर सिपॉय रिफ्यूज टू यूज न्यू इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर रहे थे। जो कार्ट्रिज मतलब कारतूस जो था, उसमें ये अफवाह था कि चर्बी किसका है, गाय का। और ठीक है, he's hurt the religious sentiment of both Hindus and Muslims. When soldiers refused to use them, they were punished. This led to rebellion at Meerut, जिसके वजह से मेरठ में क्या हुआ, रिबिलियन शुरू हो गया आर्मी के बीच। आगे होता है, फ्रॉम मेरठ द रिवोल्ट स्प्रेड। मेरठ से रिवोल्ट शुरू होता है कब, 10 मई 1857 में। और मेरठ के आसपास दिल्ली है, ज्यादा दूर तो है नहीं, 100 किलोमीटर से नजदीक भी है। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एंड बिहार, ये सब एरिया क्या हो गया, इस रिवोल्ट में शामिल हो गया। और इस रिवोल्ट के हर एरिया से अलग अलग लीडर क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, कानपुर से तांत्या तोप। इस तरह से झांसी भी है भाई। आगे नहीं, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, कारण क्या था रिवोल्ट का, सबसे पहला कारण था पॉलिटिकल कॉजेज। हाँ, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। हाँ, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओए नहीं पढ़ना, बाहर जा भाई, क्यों मना परेशान कर रहा है मेरे को, हद कर रखा है। पॉलिटिकल कॉजेज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड डलहौजी ने। एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, रिमूवल ऑफ रूलर्स विदाउट हेयर और डिसरिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर। तो एक पॉलिटिकल कॉजेज था। दूसरा इकोनॉमिक कॉजेज में याद रखना, हेवी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आया, टैक्स वगैरह वसूलना शुरू कर दिया, किसने, ब्रिटिशर ने। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट एंड आर्टिशियंस, किसानों पे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया उनका, किसानों का। मिलिट्री काउज में देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन और ब्रिटिशर सोल्जर के बीच में, मतलब जो हाई पोस्ट थे वो ब्रिटिशर को मिलता था और लो पोस्ट इंडियन को, लो सैलरीज मिलता था इंडियन को। नो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, इंडियन आर्मी को कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। और यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज, और इंडियन आर्मी को ग्रीस्ड कार्टिलेज को यूज करने पे मजबूर किया जा रहा था। तो ये मिलिट्री कारण। और रिलीजियस एंड सोशल कारण अगर देखोगे, सोशल कॉजेज देखोगे, तो फियर ऑफ फोर्स कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और उस समय ये लोग क्रिश्चियन थे, तो ये हिंदूज को भी या उनको या मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, रिलीजियस कारण, ठीक है, मतलब धर्म परिवर्तन। दूसरा सोशल रिफॉर्म विदाउट कंसेंट, और सामाजिक रिफॉर्म किया था बगैर इंडियन से मशवरा लिए। तो ये सब के वजह से रिवोल्ट जो था शुरू हुआ, 1857 का रिवोल्ट। तो ये 4-5 कारण था जिसके वजह से रिवोल्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो रिवोल्ट कौन हारा, क्यों बक रहा है इतना, अनफॉर्चुनेटली ये रिवोल्ट कौन हारा, तो इंडियंस हार चुके थे। रीजन क्या था, इनके पास आउटडेटेड वेपन्स थे, मतलब वेपन्स जो था वो अच्छा नहीं था आर्मी के पास, ब्रिटिशर के पास ज्यादा अच्छा था। दूसरा, हर लीडर अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहा था, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया। यूनिटी नहीं था सारे के बीच में, एक मकसद नहीं था, सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये भी हुआ। पूरा स्टेट, पूरा कंट्री लड़ नहीं रहा था, सिर्फ साउथ का इलाका नहीं लड़ रहा था, नॉर्थ वाला इलाका सिर्फ लड़ रहा था। इसके वजह से ये जो वीक पड़ा और यहाँ पे ब्रिटिशर क्या कर गए, फिर से जीते। इंपॉर्टेंस लीडर ऑफ रिवोल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ से लीडर लीड कर रहा था, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, और अहमदुल्ला शाह फैजाबाद यूपी से, ठीक है, जिसको अवध कह रहे थे। ठीक है, आगे अहमदुल्ला एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ था, फैजाबाद अवध रीजन, ठीक है। ही वाज रिलीजियस लीडर, प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन अवध, मोटिवेटेड पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आगे कुंवर सिंह कहां से जुड़ा हुआ था, आर बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, आरा रीजन से। कहां, आरा रीजन, जगदीशपुर जिसको बोलते थे, वहां का पूरा लोकल एरिया जगदीशपुर। कुंवर सिंह, ठीक है, ही वाज नियरली 80 इयर्स ओल्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, 80 साल का था जब रिवोल्ट हो रहा था।
Despite his age, he bravely fought against the British, one of the strongest leader of Eastern India. ईस्टर्न इंडिया का ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर था। नाना साहेब कहाँ से? कानपुर से। और नाना साहेब अडॉप्टेड द सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, ठीक है। ही लेड द रिवोल्ट इन कानपुर, कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध से, ठीक है। और वाइफ ऑफ ये नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली से आके क्या थी? वाइफ थी। और डिक्लेयर हर सन एज अ रूलर ऑफ अवध, अपने सन को ही क्या बोल दिया गया? अवध का रूलर डिक्लेयर कर दिया उसने। बहादुर शाह जफर का रोल क्या था? कि लास्ट मुगल इंपेयर थे। बिकम सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिवोल्ट, रिबेल डिक्लेयर्ड हिज इंपेयर इन इंडिया, डाइड इन 1862। और इसको कहा? रंगून। रंगून कहाँ था? तो म्यांमार में था। रंगून कहाँ था? म्यांमार में रंगून था, ठीक है। हम्म, मिल गई। एक ही तो है, दोनों है, हैं? एक तो बहुत पहले से पड़ा हुआ है। और वो हाँ, आगे। चलो इधर ध्यान दो। भाई आवाज नहीं, इधर ध्यान दो अब। नेक्स्ट कहाँ तक था हमारा? ये हमने पढ़ लिया था। आगे, वाई द रिवोल्ट फेल्ड? रिवोल्ट फेल क्यों किया? ये मैंने बता दिया आपको कि लैक ऑफ यूनिटी अमंग लीडर्स, यूनिटी नहीं था लीडर्स के बीच में। और लिमिटेड जोग्राफिकल स्प्रेड था, पूरे कंट्री लड़ नहीं रहा था यहाँ पे। नो मॉडर्न वेपन, कोई मॉडर्न वेपन नहीं था। पुअर कोऑर्डिनेशन था। मैनी रूलर डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्ट, और बहुत सारे रूलर रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट क्या निकल के आया? कि एंड ऑफ इंडिया कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल क्या होगा? एंड हो गया। और यहाँ पे क्रॉन रूल निकल के आता है 1858 में। इंडिया कम अंडर ब्रिटिश क्रॉन, गवर्नर जनरल बिकम वाइसराय, वाइसराय बन गया। वाइसराय का मतलब अभी का जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। आर्मी रिकॉग्नाइज्ड हो गया। पॉलिसीज ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। आगे अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट ऑफ रिवोल्ट्स का याद रखना, ये हमने बताया। क्विक रिवीजन में ध्यान रखना है, कहां से रिवोल्ट शुरू हुआ? मेरठ से। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल मेन लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये सब हमने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी एंड थर्ड चैप्टर, इसको भी कंप्लीट करते हैं अभी। ब्रिटिश पॉलिसी एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एक चीज कहां से शुरू हुआ? फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बार बार पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था, एंट्रेंस एग्जाम में, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर कौन है? वैरेन हेस्टिंग। कौन? वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वैरेन हेस्टिंग 1773 से और 1785 तक रहा था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वैरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट होल्ड इट्स पोजीशन। इस एक्ट के थ्रू इसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। इसने क्या किया कंट्रीब्यूशन? रेवेन्यू सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, उसने जुडिशरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, सिविल एंड क्रिमिनल कोड को स्टैब्लिशमेंट किया, और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, ठीक है। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक एक्ट बनाया गया 1773 का, जिससे इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या किया जाए? निगरानी रखा जाए, कंट्रोल किया जाए उसको, क्योंकि वो अपना मनमानी कर रहा था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे, बिफोर दिस एक्ट कंपनी फंक्शन इंडिपेंडेंटली।
इससे पहले कंपनी इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, लेकिन इस एक्ट को आने के बाद ड्यू टू करप्शन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवेंटेड। बहुत ज्यादा करप्शन कर रही थी कौन कौन ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया में एक तरह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, बहुत ज्यादा पैसे लूट रही थी, इसीलिए ये एक्ट को लाया गया। मेन फीचर्स क्या था इस एक्ट का, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्रिएट करना, एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट करना, और कंपनी ऑफिशियली वेयर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड से उसको रोकना, और गवर्नर जनरल कंट्रोल बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज, इसको कंट्रोल करें। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज निकल के आया। अब आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये क्या है, पास्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इससे ब्रिटिशर के अंदर डर पैदा हो गया। क्या हो गया? डर कि कभी भी इंडिया हम पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार अटैक कर चुका है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड द एंड कंपनी रूल एंड टेक द कंट्रोल टू इंडिया, कंट्रोल ऑफ इंडिया। मेन फीचर्स क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश्ड, ठीक है, बैंड कर दिया गया, पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्रॉन, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन ब्रिटेन, और सेक्रेटरी कहाँ क्रिएट किया गया? ब्रिटेन में, ब्रिटेन से ही वो सारा निगरानी कर रहा था। गवर्नर जनरल गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरे, और गवर्नर जनरल को वाइसरे का टाइटल दिया किस एक्ट में? तो एक्ट ऑफ 1858, 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल का पोस्ट वाइसरे में दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बताया था मैंने, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इफ एन इंडियन रूलर डिड नॉट डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, मतलब अपने नेचुरल में मतलब नॉर्मल डेथ से नहीं अगर डेथ होता है तो उसका जो किंगडम है एनेक्स कर लिया जाएगा, ब्रिटिश को दिया जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया। क्यों ऐसे कर रहा है? आगे, अडॉप्टेड सन वेयर नॉट एक्सेप्टेड एज लीगल हायर, स्टेट एनेक्स सतारा। सबसे पहले कौन सा स्टेट? मर जाएगा। आगे मत आना, ठीक है, झांसी, नागपुर, संबलपुर, दिस पॉलिसी angered Indian rulers and become a major cause of revolt of 1857. Policy of paramountcy, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। लेटर एक्सप्लेन डलहौजी, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान दो, महलवारी सिस्टम, विलेज रेवेन्यू सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ठीक है, कलेक्ट फ्रॉम विलेज, महल जिसको बोलते थे, किसके टाइम पे आया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, और डेवलप किया था किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, ध्यान रखना। महलवाड़ी सिस्टम किसके टाइम पे आया? इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, और किसने डेवलप किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था। आगे, वुड डिस्पैच, एजुकेशन डिस्पैच जिसको बोलते हैं, वुड डिस्पैच एजुकेशन को लेकर के चेंज आना, तो मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब आज जो तुम एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं मैकॉले का देन है, इसका, लॉर्ड मैकॉले का। तो ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियाज हु वुड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए। तो 1854 में उन्होंने शुरुआत किया, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बनाया गया कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 1857 में। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, आगे हायर एजुकेशन में किस लैंग्वेज पे फोकस किया जाए? इंग्लिश पे। आज देखो इंग्लिश पे सारा चीज आ चुका है, ठीक है, हिंदी को हम क्या करते जा रहे हैं? हाँ, लॉर्ड मैकॉले ने। इनकरेजमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एज अ प्राइमरी लेवल, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज को एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दिया जाए, टीचर को ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन एवरी प्रोविडेंस, ठीक है, प्रोविंस। लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एक तरह से जो वुड डिस्पैच था वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, 1854 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है।
तो यहां तक हम इस चीज को देखें, याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, पार्लियामेंट्री कंट्रोल मिला था इसको। 1858 में क्रॉन रूल बिगिंस हुआ और कंपनी रूल को एंड कर दिया गया, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म हुआ वुड डिस्पैच में, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 चैप्टर्स जो है हमारा हिस्ट्री का यहाँ पे एंड होता है, 3 चैप्टर्स, ठीक है। 3 चैप्टर्स हमने एंड किया है। आगे जो टॉपिक हमारा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको यहाँ पे। तो 3 चैप्टर्स हमने यहाँ तक अभी तक कंप्लीट किया है। कितने चैप्टर्स टोटल हिस्ट्री में यहाँ पे? 3 इधर, 4 5, टोटल 10 होगा यहाँ पे। जिस टाइम पे आता है उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को आज वाइंड अप किया जाए, नेक्स्ट डे।